अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी और उसकी टाइप्स के बारे में, जो कि सेकंड हेड ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें कोई सीक्वेंस नहीं बताई है फर्स्ट हेड या सेकंड हेड ऑफ अकाउंटिंग की, लेकिन हमने अपनी एक सीक्वेंस बनाई थी लेक्चर नंबर 2 में। उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आज सेकंड हेड को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हेड जो हमने डिस्कस किया था वो एसेट्स था और उसकी टाइप्स थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज सेकंड हेड को डिस्कस करने के लिए स्टार्टिंग हम करेंगे लायबिलिटी की डेफिनेशन से। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, समथिंग विच इज़ ओड टू समवन एल्स। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉपकीपर के पास गई और मैंने उनसे 500 रुपीज़ तक की कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ की है, लेकिन ये परचेज़ मैंने कैश पर नहीं की, मैंने क्रेडिट पर परचेज़ की है। अब क्रेडिट पर परचेज़ करना क्या होता है? क्रेडिट पर परचेज़ करने का मतलब है कि मैंने उधार पर उनसे कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपीज़ का परचेज़ कर लिया। अब क्योंकि ये परचेज़ मैंने उधार पर की है तो ऑब्वियस बात है कि मैंने कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज़ नहीं की होगी, कैश में पे करूँगी बाद में। अब मैं लाइबल हो गई हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है कि मैं 500 रुपीज़ शॉपकीपर को पे करूँ। तो ये जो मेरी ज़िम्मेदारी हुई है, ये जो मैं लाइबल हो गई हूँ, या ये जो मेरी ऑब्लिगेशन बन गई है 500 रुपीज़ शॉपकीपर को पे करना, इससे ही कहते हैं लाइबिलिटी। यानी कि ये मेरे लिए एक पेबल बन गया है। तो जिस तरह ये 500 रुपीज़ पे करना मेरी लाइबिलिटी थी, इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, ऐसी अमाउंट्स, ऐसे पेबल्स जिनके लिए हमारा बिज़नेस लाइबल होता है, जो बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। लेकिन ये बात नोट कर लें कि बिज़नेसमैन की लाइबिलिटीज़ और बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ में बहुत फ़र्क है। हम यहाँ पर बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ के लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए बिज़नेस लाइबल है। बिज़नेसमैन की पर्सनल लाइबिलिटीज़ के लिए बिज़नेस लाइबल नहीं होता। जो बिज़नेस की अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिज़नेस सिर्फ उन्हीं पेबल्स के लिए लाइबल होता है। अब अपनी दूसरी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे लोन लिया है 1 मिलियन रुपीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि शी इज़ लायबल टू पे मी रुपीज़ 1 मिलियन। बट अगर इसी एग्जांपल को मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो शी ओज मी टू पे रुपीज़ 1 मिलियन। शी ओज मी का मतलब क्या हुआ कि वो मुझे ओ कर रही है कि पे करेगी 1 मिलियन रुपीज़। उसका मुझे ओ करने का मतलब ये है कि वो लाइबल है कि मुझे पे करेगी 1 मिलियन रुपीज़। ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो पे करेगी मुझे 1 मिलियन रुपीज़। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में मैं लाइबल थी, मैं ओ कर रही थी शॉपकीपर को टू पे रुपीज़ 5000, इसी तरह इस एग्जांपल में मेरी फ्रेंड लाइबल है, मेरी फ्रेंड मुझे ओ कर रही है कि पे करेगी रुपीज़ 1 मिलियन। अब हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटी की एग्जांपल्स को। जिस तरह मैंने आपको लोन वाली एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी तरह से जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो हम लाइबल हो जाते हैं बैंक को लोन की अमाउंट रीपे करने के लिए। तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी की एक एग्जांपल है। जब तक कि हम बैंक लोन पे नहीं कर देते, हम इस अमाउंट को रीपे करने के लिए लाइबल रहते हैं। सेकंड एग्जांपल है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब है कि ऐसा रेवेन्यू जो कि अभी तक हमने कमाया नहीं था, लेकिन हमने उसका जो कैश है वो रिसीव कर लिया है। कैश रिसीव करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी सैलरीज थी जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर ली। सैलरी तो हमने एडवांस में रिसीव कर ली, कैश हमारे पास आ गया, लेकिन अब हम लाइबल हो गए हैं कि कंपनी को प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। तो लाइबिलिटी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की भी हो सकती है, कैश पे करने की भी हो सकती है, या फिर गुड्स प्रोवाइड करने की भी हो सकती है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, ऐसी कमाई जो कि अभी तक हमने कमाया नहीं था, लेकिन हमने कैश रिसीव एडवांस में कर लिया है, या फिर हमने सर्विसेज एडवांस में ले लिए हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हमने उनको एडवांस में फ़ी पे कर दी है। तो अब जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, उनके लिए ये लाइबिलिटी बन गई है कि वो हमें टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई कि हम अपनी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने सैलरी एडवांस में ले लिया है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे लिए बेसिकली एक लाइबिलिटी होता है। अब बात करते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस की, जिनको अक्रूड लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर तो हो जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक इनको पे नहीं किया होता। तो जब तक कि ये एक्सपेंसेस हम पे नहीं कर देते, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। अब बात करते हैं हम अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल का मतलब है ऐसी लाइबिलिटी जिसमें एक बिजनेस लाइबल होता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज़। अब ये थर्ड पार्टीज़ कोई सप्लायर हो सकता है बिजनेस का, टैक्स अथॉरिटीज़, या फिर बैंक्स हो सकते हैं।
लायबिल टू सप्लायर बिजनेस इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम अपने सप्लायर से जो इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं वो हम क्रेडिट परचेज़ करते हैं, तो जब तक कि हम ये अमाउंट पे नहीं कर देते हमारा बिज़नेस लायबिल टूवर्ड सप्लायर रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वो जो शिपिंग चार्जेस हैं वो पे करने के लिए इफ़ इन केस हम लायबिल हैं, तो जब तक कि हम वो शिपिंग चार्जेस पे नहीं कर देते हम लायबिल टूवर्ड सप्लायर रहेंगे। या फिर हमारे जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं बिज़नेस के, या जो भी कोई हमारी स्टेशनरी हम परचेज़ करते हैं, जब तक कि हम उनकी पेमेंट नहीं कर देते तो हमारा बिज़नेस लायबिल रहता है टूवर्ड थर्ड पार्टीज़। अब ये थर्ड पार्टीज़ बैंक्स भी हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करके लिख दी थी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की दो टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। जिस तरह से एसेट्स में हमने करंट, नॉन करंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से लायबिलिटीज़ में भी जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, और जो हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं करंट लायबिलिटीज़ को। लायबिलिटीज़ दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज़ जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि विद इन अ ईयर हम इनकी पेमेंट कर देंगे। सेकेंडली, हेल्ड मेनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है मेनली, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रेडिंग पर्पस की वजह से ही होने वाली लायबिलिटीज़ हमारी करंट में फॉल करें। हो सकता है कि कोई नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए होने वाली लायबिलिटी भी हमारी करंट में फॉल करे, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है मेनली। अगर मैं ट्रेडिंग पर्पस की वजह से होने वाली लायबिलिटी की एग्जांपल दूं तो उसमें हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री आ जाता है, जो कि हम विद इन सम डेज़ या विद इन अ मंथ सेटल कर देते हैं। और अगर नॉन ट्रेडिंग की बात करूं तो हम मे बी हमने कोई मशीनरी परचेज़ की हो अपने बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, ये हमने पर सेल करने के लिए परचेज़ नहीं किया है बल्कि अपने बिज़नेस में यूज़ करने के लिए परचेज़ किया है। अब इस मशीनरी की पेमेंट अगर हमें विद इन 6 मंथ करनी है तो इसका मतलब यह है कि ये 6 मंथ में करने वाली पेमेंट हमारे लिए करंट लायबिलिटी हुई, क्योंकि ये विद इन अ ईयर सेटल हो रही है। लेकिन हमें ये भी साफ दिख रहा है कि ये जो लायबिलिटी है हमारी एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये हमने सेल करने के लिए परचेज़ नहीं किया बल्कि यूज़ करने के लिए परचेज़ की है बिज़नेस में। तो ये हमारी एक नॉन ट्रेडिंग लायबिलिटी है, बट ये करंट में फॉल कर रही है। तो वो जो वर्ड मेनली है उसको ध्यान से नोट कर लें। अब एग्जांपल्स में अकाउंट्स पेबल है जो कि करंट लायबिलिटी में फॉल करता है। अकाउंट्स पेबल को प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर करंट लायबिलिटी में इस वजह से फॉल कर रहा है क्योंकि हम जब अपने सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो सेटलमेंट है वो विद इन अ ईयर कर देते हैं। हम अपने सप्लायर को अमाउंट जो हमारी प्रीवियसली ड्यू होती है वो पे करते हैं और उससे न्यू स्टॉक परचेज़ करते हैं। इसी तरह से ये मार्केट चल रही होती है। सप्लायर से क्रेडिट पर परचेज़ करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं और साथ साथ अपने सप्लायर को पे करते जाते हैं। तो ये जो पेमेंट होती है ये विद इन 12 मंथ्स हो जाती है, बल्कि कुछ मंथ्स में ही पेमेंट हो जाती है। यहाँ पर कहीं कहीं तो कुछ डेज़ में भी हो जाती है। अभी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री के और मार्केट के ट्रेंड पर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम बिल पेबल्स हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं पूरा मंथ, उसके बाद फिर हम उसका बिल पे करते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज ली हैं इनके लिए पे करना हम पर लायबिल है। तो ये जो हमारी लायबिलिटी होती है ये इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट की विद इन अ मंथ हो जाती है, तो ये भी हमारा करंट लायबिलिटी में फॉल करता है। इसी तरह से जो टैक्सेस पेबल्स होते हैं वो भी करंट लायबिलिटी में ही फॉल करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड जब होता है उसके बाद बिज़नेस जब अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करने के लिए आज जो ड्यूरेशन मिलती है वो ड्यूरेशन कुछ मंथ्स की होती है। उन कुछ मंथ्स के अंदर हमें अपना टैक्स पे करना होता है। तो इसका मतलब यह है कि विद इन 12 मंथ्स हम अपने टैक्स पेबल्स को सेटल कर लेते हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो भी हमारे विद इन अ ईयर सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ब्रॉड टर्म है, इसको हम फर्दर अपनी वीडियोस में कॉम्प्रिहेंसिव वे में सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बस इसको इतना समझ लें कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी में फॉल करता है। ये क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम आगे इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। लायबिलिटीज़ दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल आफ्टर 12 मंथ्स। ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि 12 मंथ्स के बाद हम सेटल करते हैं, जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। ऐसे लोन्स जो कि हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सालों के लिए लिया है, जैसे कि मैंने पीछे एक बैंक वाली एग्जांपल को डिस्कस किया था कि हमने
बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये बैंक से लोन हमने 5 सालों के लिए लिया है या 3 सालों के लिए लिया है, तो ये विदिन 12 मंथ सेटल नहीं हो रहा। आफ्टर 1 ईयर जितनी भी लोन्स, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हम सेटल करते हैं वो हमारे नॉन करंट में फॉल करता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है, गैफर टैक्स लाइबिलिटीज़। गैफर टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली फर्दर वीडियोज़ में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, बट फ़िलहाल बेसिक्स की स्टेज पर मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें सिंपल रहें और हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करके चीज़ों को समझें। आज के इस वीडियो में मैंने लाइबिलिटीज़ और उसके टाइप्स को बहुत इजीली और कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने थर्ड हेड ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।